जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह फिर लेके आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर सेशन जो आगामी एग्जाम से रिलेट करे तो सारे प्रश्न अति इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास जो दिन रात मेहनत करके दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उन मित्रों को जरूर शेयर करें और जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में। चलिए देखते हैं सेशन के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है और निर्वात में डियर निर्वात में जीरो होती है। अर्थात ध्वनि को दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है, यह और ये वायु में गति कर सकती है। ठीक है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, विदाउट माध्यम ये गति नहीं करती। ठीक है, और प्रकाश है दोस्तों वह निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, परम शून्यताप डियर 0 केल्विन होता है और इसको डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो, अगर हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो -273 घटा देते हैं। ठीक है, अगर केल्विन को दोस्तों अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने हो तो 273 जोड़ देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए माय डियर, नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ध्यान दीजिएगा, और मैं पदार्थ की पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी भी अवस्था है। ठीक है, देखिए, पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवा बोस-आइंस्टाइन। ठीक है डियर, ये पांचवी अवस्था है। तो सारी अवस्था याद रखिएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि चौथी पूछेगा, पांचवी भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हवा यौगिक है या मिश्रण। तो माय डियर आपको बता दूं, हवा एक मिश्रण है। और यह भी आपको बता दूं कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है डियर, देखो, मिश्रण का कोई एक अनुपात नहीं होता है। ठीक है, और यौगिक होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है डियर, यौगिक होता है जो एक निश्चित अनुपात में होता है और हवा का कोई अनुपात नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान, मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर स्पष्ट हो गया ना, कि यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है और मिश्रण क्या होता है, ये कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है। इसका कोई अनुपात नहीं होता है, कैसे भी मिला होता है, कोई भी अनुपात में मिला होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है डियर, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। रदरफोर्ड मत मार दीजिएगा एग्जाम में, बहुत एरे होते हैं रदरफोर्ड, ईटा पर नाच, ये जो ट्रिक याद किए हैं, ईटा इलेक्ट्रॉन टॉनसन और पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन चैडविक, तो रदरफोर्ड मत करिएगा। ठीक है डियर, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किया था। और दोस्तों, न्यूट्रॉन होता है यह उदासीन होता है, ये आवेश रहित होता है, इस पे कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है डियर, सारे प्रश्न क्लियर हो गए ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, किनकी संख्या को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, उसको निकालने के लिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड किया जाता है, तब जाके एटॉमिक मास निकल जाता है। क्लियर हो गया ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड किया जाता है। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट देखो, चट्टान की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो यूरेनियम 235 के द्वारा, अर्थात यूरेनियम 235 के द्वारा माय डियर हम चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं, जो मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट्स बनाइए, इसके आगे इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर का नियंत्रण। माय डियर, रक्त कैंसर का नियंत्रण अर्थात रक्त कैंसर का मतलब इलाज कैसे किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 द्वारा रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, और यूरेनियम 35 इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थायराइड ग्रंथि उपचार में, ठीक है, क्या उपयोग होता है, कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है माय डियर। तो आयोडीन 131 अर्थात आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में, ठीक है डियर, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है माय डियर, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया है। मैं उसी का हैंड राइटिंग नोट्स बनाया हूं माय डियर जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है अलग अलग सोर्सों से प्रश्न को इकट्ठा करने में दोस्तों इस सेशन में। चलिए, तो मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी का आधार, जो मेंडलीफ साहब थे दोस्तों, इनकी जो आवर्त सारणी बनी थी ये कौन से आधार पर बनी थी, तो परमाणु द्रव्यमान पर बनी थी, ध्यान रखिएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोसले ने बनाया है, मोसले साहब ने बनाया, ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया ना, जो मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी बनी थी वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनी थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, क्लियर हो गया ना। चलो देखो, त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो माय डियर त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं वही प्रश्न इस सेशन में ला रहा हूं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, या उस प्रश्न की आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है डियर। तो त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो डोबेराइनर साहब ने, ठीक है, डोबेराइनर साहब ने माय डियर त्रिक नियम प्रतिपादित किया है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे, सारे प्रश्न क्लियर हो गए ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो न्यूलैंड हैं जो न्यूलैंड साहब, अष्टक नियम इन्होंने ही दिया है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट देखो, मोजले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक, जो मैं बता चुका हूं ना कि मोजले साहब जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं यह परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक है। चलो देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या और वर्ग की संख्या कुल कितनी है, तो माय डियर आज से अगर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, ठीक है। और मोजले साहब ने 18वें वर्ग में, ठीक है दोस्तों, नोबेल गैसों को रखा है, ठीक है दोस्तों, और 17वें वर्ग में हाइड्रोजन तत्वों को रखा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो हाइड्रोजन तत्व हैं। और नोबेल गैस जो अक्रिय गैस के नाम से भी जाने जाते हैं उनको 18वें वर्ग में रखा है, ठीक है डियर। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मोजले की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को कहां रखा गया, कौन से वर्ग में रखा गया। या एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मोजले की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया, ठीक है डियर। तो आपको यहां जब याद कर लेंगे दोस्तों तो वहां चंद सेकंड में उत्तर दे देंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न दोस्तों, जो सिरका होता है, ठीक है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो वहां पे जलन होती है ना हमें, ठीक है, तो उस जलन का उपचार करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो जो खाने का सोडा होता है माय डियर, उसका सूत्र होता है NaHCO3, ये खाने का सोडा का सूत्र है दोस्तों। अगर उसको जब चींटी काट रही है और फार्मिक अम्ल का हमारे शरीर में अस्त्राव हो रहा है, वहां पे हम खाने का सोडा लगा दे, इंस्टेंट आराम मिलेगा आपको, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये उपचार भी याद रखिएगा, अगर ऐसा हो दोस्तों तो जरूर उपयोग करिएगा। सबके घर में खाने का सोडा जरूर होता है, ठीक है डियर। चलो
और एक और बता दूं, जो अंगूर होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों अंगूर में, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं माय डियर। देखो, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो माय डियर, अमाशय में जो सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है डियर, उसको HCl के नाम से जानते हैं, वह हमारे अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल का मिश्रण होता है? एक्वा रेजिया में माय डियर, एक्वा रेजिया में कौन सा अम्ल का मिश्रण होता है माय डियर? तो HCl और HNO3, जो तीन संबंधे एक के अनुपात में मिले होते हैं। 3 HCl होता है और 1 HNO3 होता है। आप ये भी अनुपात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, सारे प्रश्न आपको ये प्रीवियस ईयर से मैं रिलेट करके लाया हूं दोस्तों, ये पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, अब बुझे हुए चूने का सूत्र, यह बताइए, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि बुझे हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, इसका क्या सूत्र होता है? तो ये बुझा हुआ चूना माय डियर, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो, बिना बुझा हुआ चूना CaO। ठीक है डियर, ठीक है डियर, तो जो CaO है बिना बुझा हुआ चूना, उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो बुझ गया, जिसमें वाटर मिल गया दोस्तों, तो फिर क्या बन जाता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है डियर, और क्या, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। जब माय डियर बिना बुझे हुए चूनों को, ठीक है, जब उसमें H2O मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? जिसे दूधिया कहा जाता है दोस्तों, और इसका MgOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है डियर, चलिए अब देखिए, खाने का सोडा, मैं बताया था ना कि जो फार्मिक अम्ल के उपचार में ये उपयोग आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको एक और नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये खाने का सोडा है माय डियर, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। चलिए अब धावन सोडा का देखिए, धावन सोडा को दोस्तों इसका क्या रासायनिक सूत्र होता है? तो Na2CO3 10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है डियर, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र डियर NaOH होता है, जो प्रबल क्षार होता है। ठीक है डियर, इसको प्रबल क्षार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीएच स्केल की खोज कई बार पूछा जा चुका है। जो पीएच स्केल होता है दोस्तों, उसकी खोज सोरेनसन साहब ने किया था। सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया था डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एल्किन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होता है? पहले तो ये समझ लिए, एल्किन को CnH2n, इसका मतलब एल्किन का ये फॉर्मूला है CnH2n, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 होता है। ठीक है, अब ऐसे देखो, अगर n के जगह पे हम 1 रखते हैं तो कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा। अगर हम n के जगह पे 2 रखते हैं तो 2:4 हो जाएगा, यानी सही है ना दोस्तों, 1:2 का रेशियो है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणु का 4 होती है माय डियर। ब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है, और ब्यूटेन का C4H10 फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए माय डियर, प्राकृतिक रबर, ठीक है, किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। ठीक है डियर,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मतलब मापी जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, मस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए दोस्तों, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तीनों गैस याद रखिएगा, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। इन तीनों गैसों में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट देखो, मीथेन को ही दोस्तों मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। मार्स गैस के नाम से ही मीथेन को भी जाना जाता है। क्लियर? LPG, जो LPG और CNG के घटक है दोस्तों, ये दोनों का घटक मीथेन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं CNG का घटक बताना चाहता हूं कि CNG का घटक दोस्तों मेथेन होता है, बट ये LPG का घटक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है डियर, मैं थोड़ा हैंड राइटिंग में इसको भूल गया लिखना यहाँ पर। तो माय डियर, जो LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा फुल नाम होता है माय डियर। ठीक है, इसका घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि LPG का घटक कौन कौन होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद रखिएगा। इसमें लिखे नहीं है, मगर जो बोल रहा हूं ये नोट्स बना लीजिए इसका। और CNG का घटक मेथेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया? तो माय डियर, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। ठीक है डियर, चलिए, ठीक है डियर, तो प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, फलों को पकाने में डियर, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन हार्मोन सहायक होते हैं। ठीक है, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन हार्मोन सहायक होते हैं। ठीक है डियर, चलो, और दोस्तों सेशन का आज का अंतिम प्रश्न देखिए माय डियर, ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस, जो हमारे फ्रिज से और AC से निकलती हैं प्रचुर मात्रा में। तो ये दोस्तों जितने हमारे लिए लाभदायक हैं, उतने ही दोस्तों ये हानिकारक भी हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा गर्मी पड़ने का कारण यही है दोस्तों, ओजोन परत में जो इसका इफेक्टेड क्लोरोफ्लोरो गैस का इफेक्ट करना उस पर। ठीक है डियर, जो सूर्य की किरणें हैं जो ओजोन परत से छन के आती हैं, ठीक है डियर, अब वहां पे जब छिद्र होगा तो डायरेक्ट आएंगी, तो जो हानिकारक किरणें हैं सूर्य से जो आएंगी वहां से दोस्तों, तो हमारे स्किन कैंसर भी करेंगी, हमारे ये रोग जरूर होगा, ये रोगों का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा मनुष्य में, स्किन कैंसर। ठीक है, तो इसको बचाने हेतु दोस्तों हमें क्लोरोफ्लोरो गैस का उत्पाद कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के सेशन के प्रश्न। ठीक है डियर, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और सेशन को शेयर जरूर करें डियर। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों चुन चुन के प्रश्न लाने में दोस्तों इस सेशन में, और वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।